दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। दोस्तों आज के दिन मैं आप सभी से किसी राजनीतिक विषय पर संवाद नहीं करूँगा, अपितु आज मैं आप सभी से एक सामाजिक विषय पर संवाद करूँगा। दोस्तों संवाद करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि समस्या बड़ी जटिल होती जा रही है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य देखिए कि इसका उपचार ढूंढने में सारा विश्व लगा हुआ है, लेकिन इसका उपचार नहीं मिल पा रहा है। हम एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या को जड़मूल से नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों चौंकिए मत, महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक आम बात हो चली विश्व के भीतर, और ख़ास तौर पर दोस्तों की बात की जाए हिंसा के भी अलग अलग प्रकार हैं। यदि उनमें भी सबसे आम जो इस वक्त में महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उसमें दोस्तों दुराचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस संसार के भीतर ये कल्पना की जाती हो कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इस वाक्य को बोला जाता हो, जिस संसार के भीतर महिलाओं के सम्मान के लिए महिला दिवस मनाए जाते हो, उस देश के भीतर, उस दुनिया के भीतर क्या इस बात को कभी जगह दी जा सकती है कि विश्व में दुराचार के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों यदि बात की जाए नाबालिग बच्चियों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार, दुराचार किया जा रहा है, ये वास्तव में हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सामाजिक ताना बाना किस तरीके से बिखर रहा है। क्या हमने इसी समाज की कल्पना की थी जहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरह की घटना होना आम बात चली है। और दोस्तों इसके अलावा इसके कई पहलुओं पर मैं आज आप सभी से संवाद करूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 1 तारीख में दिल्ली में क्या हुआ था। दोस्तों कैंट के, आप याद रखिएगा दोस्तों, नांगल गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद राजनीति हुई, जमकर के वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्ष के नेता यदि चले गए तो उसको ये कहा गया कि राजनीतिक स्टंट है। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये हमारे देश के नेताओं की वास्तविकता है। और विश्व के भीतर भी यदि आप देखेंगे कोई भी कार्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बिना राजनीतिक हित के नहीं किया जाता। और यही दोस्तों सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह के मुद्दों पर भी एक मत और एक राय नहीं होया जाता, इस पर भी राजनीति की जाती है। और इस राजनीति ने दोस्तों हमारे समाज को इतना खोखला कर दिया है कि यहाँ पर मानवीय मूल्यों को स्थान देना अब दोस्तों काफ़ी मुश्किल हो चला है। क्या दोस्तों आप सभी ऐसे समाज में रहना पसंद करेंगे जहाँ पर मानवीय मूल्यों की, मानवीय गरिमा का ख्याल ना रखा जाता हो? दोस्तों मेरे विचार में तो कोई भी सभ्य मानव इस तरह के समाज में रहना पसंद नहीं करेगा। ये बात अलग है कि जो व्यक्ति असभ्य है वो ज़रूर इस तरह की गतिविधियों को पसंद करेगा, और वो ये चाहेगा कि इस तरह की गतिविधि होने के बाद, इस तरह की घटना होने के बाद उसको भी सजा ना मिले, क्योंकि उसने जो कार्य किया है वो अपने पक्ष में तर्क देने का प्रयास करेगा कि यदि दूसरे व्यक्ति ने ऐसा किया तो मैंने तो उसको कॉपी किया, जब उसको कोई सज़ा नहीं हुई तो मुझे भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के भीतर एक अपराधी के भी मानवाधिकार है, लेकिन एक पीड़ित के पास बहुत ही सीमित संसाधन होते हैं, उसको दबाने का प्रयास बेशक किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस घटना में आप दूसरी बात देखिएगा किस तरीके से हुआ था। दोस्तों मैं आपको फ्लैशबैक में थोड़ा ले जा रहा हूँ अपने वीडियो के शुरुआती वीडियो। पुजारी इस पूरी घटना में दोषी थे, लेकिन दोस्तों इस पुजारी के इस घटना में शामिल होने से कई बातें यहाँ पर सामने आती है कि किस तरीके से हमारे देश में आस्था के ये पाखंडी पुजारी लोगों को ठगने का काम करते हैं, और इसके अलावा बच्चियों के साथ दुराचार का काम ये करते हैं और अपनी गतिविधियों को धार्मिक गतिविधियाँ बताते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों के बचाव में भी तमाम तरह की दलीलें दी जाती हैं। दोस्तों ये वही देश है जहाँ पर सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता। ये वही देश है जहाँ पर मॉब लिंचिंग होती है। ये वही देश है
जहाँ पर एक सैनिक को पत्थरों से मारा जाता है। ये वही देश है जहाँ पर आम नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जाता है। ये भारतीय लोकतंत्र की और भारतीय व्यवस्था की सबसे विचित्र खूबसूरती है, जिसको निश्चित तौर पर कोई भी अपनाना नहीं चाहेगा। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से घटनाएं होती हैं और घटनाओं के बाद राजनीति होती है, ये तो आप सभी जानते ही हैं दोस्तों। विपक्ष के नेता वहाँ पर पहुँचे थे दोस्तों 1 तारीख में जब घटना हुई। उस घटना के बाद विपक्ष के नेता गए, तो उस घटना के बाद क्या होता है? ये कहा जाता है कि विपक्ष तो राजनीति कर रहा है, सत्ता पक्ष का अपना तर्क है तो विपक्ष का अपना लॉजिक है। हर कोई अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए वहाँ पर गया। इस बात का स्पष्टीकरण देना वास्तव में मुश्किल है, क्योंकि ये बात तो वही व्यक्ति बता सकता है जो वहाँ पर गया है। क्या वो इसलिए गया कि उसे पीड़ित परिवार से संवेदनाएं थी, या फिर इसलिए गया कि उसके राजनीतिक हित थे? ये तो वही व्यक्ति बता सकता है। उसकी अंतरात्मा इस बात को जानती है कि वो किस लिए वहाँ पर गया था। लेकिन दोस्तों, राजनीति होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर दूसरी बात, जिस तरीके से उस बच्ची को जलाया गया, उसकी हत्या की गई, यानी कि एक तो जघन्य अपराध और उसके बाद जघन्य तरीके से हत्या की गई। दोस्तों, क्या इस तरीके के लोगों को अधिकार मिलने चाहिए? क्या इस तरीके के लोगों को दया याचिका डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए? दोस्तों, मेरे विचार में तो ऐसा करना उन सभी पीड़ितों के साथ घोर अन्याय होगा जो इनकी दरिंदगी का शिकार हुई। वास्तव में ऐसे लोगों को कठोरतम दंड मिलना चाहिए, और जो लोग भारत में फांसी की सज़ा को ख़त्म करने की वकालत करते हैं, उन्हें भी अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए, क्योंकि बंद आँखों से लोकतंत्र का विकास नहीं होता, अपितु अत्याचारी अत्यायी इस तरह के विधर्मियों का विकास होता है और अपराध का समाज में बोलबाला हो जाता है। दोस्तों, वास्तव में गंभीर घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब दूसरी घटना हुई दोस्तों बुधवार, किस तरीके से दोस्तों दिल्ली के मयूर विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दलित बच्ची को दुष्कर्म का शिकार बनाया गया, उसी के पड़ोस में रहने वाले एक युवक के द्वारा। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, वैशी दरिंदे के द्वारा, जिसकी उम्र दोस्तों पुलिस के द्वारा 30 से 35 साल के बीच में बताई जा रही है। क्या इस तरह के लोगों को दोस्तों समाज में रहने का स्थान दिया जाना चाहिए? क्या इस तरह के लोगों के अंग भंग नहीं कर देने चाहिए? दोस्तों, मेरे विचार में तो ऐसा ही होना चाहिए, तभी इस तरह के अपराध को रोका जा सकता है। लेकिन हमारे देश का कानून इस तरह की सज़ा का अनुमति नहीं देता दोस्तों, और ना ही विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की सज़ा का कोई प्रावधान है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात जो उठती है वो ये है कि ये तो आंकड़े हैं जो आप सभी के सामने आ जाते हैं, लेकिन ऐसे कितने ही मामले हैं जो फाइलों में दब कर रह जाते हैं, या फिर वो सुर्खियाँ नहीं बटोर पाते। इसके अलावा दोस्तों, इस घटना में जो दूसरी सबसे दुखद बात मुझे लग रही है कि इस घटना को जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये घटना हुई, इसमें दोस्तों दलित या ब्राह्मण या फिर इस तरह के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या पीड़ित की इस तरीके से जाति बता करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? दोस्तों, कहीं ना कहीं इस तरह की प्रथा पर विराम लगना चाहिए। जिसके साथ दोस्तों इस तरह की घटना हुई है, वो केवल एक पीड़ित है, वो केवल एक मासूम बच्ची थी, उसकी कोई जाति नहीं थी, वो केवल हम और आपके परिवारों की तरह ही एक परिवार की बेटी थी, बच्ची थी। उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, उस अपराधी को निश्चित तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारा संविधान किस तरीके से इनको दया याचिका का अधिकार देता है आप सभी जानते हैं, किस तरीके से सज़ा लटकाई जाती है वह भी आप सभी जानते हैं, और वकील भी इस तरह के अपराधियों को बहुत जल्द मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि NCRB की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि हमारे देश के भीतर जो रेप पीड़िता है वो हर चौथी महिला दोस्तों नाबालिग है, यानी कि नाबालिग बच्ची है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में
एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है दोस्तों हमारे देश के भीतर 33,256 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा दोस्तों यदि 2017 की बात की जाए तो 32,549। इसके अलावा दोस्तों 2016 में 38,947। यानी कि किस तरीके से हमारे देश के भीतर इस तरह की एक बुरी मानसिकता वाले लोगों का बोलबाला होता जा रहा है। अपराध लगातार अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। वास्तव में दोस्तों इस तरीके से देश के भीतर सामंजस्य बैठाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा देना केवल एक चुनावी स्टंट बन करके रह जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सूची में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर रहा था। दोस्तों 2018 की एनसीआरबी की ये रिपोर्ट है जिसमें दोस्तों 5433 केस मध्य प्रदेश के भीतर दर्ज किए गए। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में 4335। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3946। दोस्तों मैं आपको ये टॉप 3 राज्यों के आंकड़े यहाँ पर दिए। किस तरीके से हमारे देश के भीतर राज्यों के भीतर अपराध बढ़ता है। लेकिन दोस्तों इस पर भी राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक स्टंट होता है। जैसा दोस्तों 1 तारीख की घटना के बाद हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों, आप सभी के याद होगा। मैं यहाँ पर उस बात को ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाहता। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरीके से ये कहा गया कि क्या उस घटना के बाद विपक्ष वहाँ पर पहुँचा, क्या उस घटना के बाद विपक्ष वहाँ पर पहुँचा, यानी कि तमाम उदाहरण वहाँ पर दिए गए। हाथरस में भी इसी तरीके से किया गया था। ये कहा गया कि घटना तो हुई नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि सच्चाई तो कुछ और है, क्योंकि दबाव पड़ा तो मामला खुल गया, अन्यथा मामला दब भी सकता था। दोस्तों यही तो लोकतंत्र है। ऐसे में दोस्तों मीडिया को भी अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए। जहाँ पर मीडिया का दबाव बन जाता है, वास्तव में वो मुद्दा सामने आ जाता है, वहाँ पर सच्चाई खुल करके सभी के सामने होती है। और दोस्तों यही एक लोकतांत्रिक देश में मीडिया की भूमिका होनी चाहिए। मीडिया को पक्षकारिता नहीं करनी चाहिए, मीडिया को केवल पत्रकारिता करनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। इसके अलावा दोस्तों किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती है वो तो आप सभी ने देख ही लिया। लेकिन दोस्तों इन मुद्दों के कई पहलू हैं। जैसा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बताया भी कि 90% से ज़्यादा लोग वे हैं, यानी कि जो परिचित हैं दुष्कर्म के मामलों में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 90% वे लोग हैं जो पीड़ितों के परिचित हैं, यानी कि नज़दीकी लोग इन घटनाओं में, इन जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं। दोस्तों अक्सर हम इस बात का उल्लेख करते हैं कि समाज के बाहर का माहौल, यानी कि हमारे घर के माहौल, घर के बाहर का माहौल अब अच्छा नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, कहीं उनकी दृष्टि में तो कुछ खोट नहीं आ गया है। हमारे आसपास के लोग जो हमारे प्यारे हैं, कहीं वही तो हमारी पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बाहर से सफ़ेद दिखाई दे रहा है वो अंदर से काला भी हो सकता है। उस काले को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कई सारे लोगों की ये मानसिकता होती है जो संस्कृतियों पर चोट करने का प्रयास करते हैं कि उस संस्कृति की वजह से समाज में अपराध बढ़ा। दोस्तों मेरे विचार में ये एक मनोरोग है, मानसिक रोग है। ये मानसिक विकार है। इस विकार का उपचार केवल परिवारों के द्वारा और समाज के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि हम खुद को नहीं सुधारेंगे, अपने परिवार को नहीं सुधारेंगे, तो समाज सुधार की कल्पना करना व्यर्थ है। यदि अपराधी हमारे परिवार से होता है या हमारा परिचित होता है, तो दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा, हम अक्सर ये तर्क देने लगते हैं कि उस केस में इस तरीके से अपराधी बच गए, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यानी कि अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार एक तरीके से नहीं हो पाता। यानी कि समाज के भीतर ही कुछ ऐसे तत्व जरूर मौजूद हैं जो उनका संरक्षण करते हैं, उनको बचाने का कार्य करते हैं। और दोस्तों यही अपराध बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। इसीलिए दोस्तों अपराध रुकता नहीं, अभी तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है कि हमारा समाज जर्जर हो चला है। उस जर्जर समाज को दोस्तों कैसे ऊपर उठाया जाए, ये अपने आप में एक सवाल है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस पर भी आरोप लगते हैं, लेकिन मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या पुलिस
जानबूझ करके इस तरीके के मामलों को या फिर घटनाओं को कराती है। नहीं दोस्तों, पुलिस बिल्कुल भी इस तरह के मामलों में या इस तरह की घटनाओं में दोषी नहीं होती, क्योंकि दोषी वे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस तो इस तरह के अपराधियों को पकड़ने का ही कार्य करती है। इसीलिए हमें पुलिस को दोष देने की बजाय समाज के सड़े हुए सिस्टम को दोष देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग इन घटनाओं में शामिल हैं वो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। पुलिसकर्मियों को दोष देना, थाने के भीतर जा कर के हंगामा करना, पुलिस को ये कहना कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और केवल पुलिस इस चीज़ के लिए दोषी है, मैं इस बात को सही नहीं मानता। हाँ, इतना ज़रूर है कि पुलिस को ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ, बिना किसी दबाव कार्य करना चाहिए और जितना जल्द हो सके अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में अपना योगदान देना चाहिए। दोस्तों, आखिर कब तक चलते रहेंगे ये मामले? आपके मस्तिष्क में भी ये सवाल आता हो? दोस्तों, मेरे मस्तिष्क में तो आता है और मेरे विचार में जब तक समाज खुद नहीं सुधरेगा, कोई कानून, कोई सरकार, कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम इस तरीके की घटनाओं को रोकने में सफल नहीं होगा। यदि इन घटनाओं को रोकना है तो अपने घर से, अपने परिवार से हमें खुद से सुधार करना हो। नहीं तो दोस्तों इस तरह की घटना आम हो जाएगी और आम हो चुकी है दोस्तों। लगातार होती रहती है घटनाएं और जो आंकड़े सामने आते हैं वे दोस्तों सच्चाई से काफ़ी परे हैं। यानी कि आप यदि वास्तविक हकीकत में देखने का प्रयास करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो घटनाएं हैं, जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, वास्तविक मामले कहीं उससे 2 या 3 गुना अधिक है। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो दर्ज भी नहीं हो पाते, हमारी आंखों के सामने आ भी नहीं पाते, पीड़ितों को न्याय मिल भी नहीं पाता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश के भीतर और समाज के भीतर ना हो, लेकिन पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। इसके अलावा दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी इसको लेकर के आज संवाद हुआ, चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले को लेकर के गंभीरता से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पुलिस को ये सुनिश्चित करना होगा कि अपराधी सलाखों के पीछे पहुँचे, यानी कि 30 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने को वहाँ पर पुलिस को कहा गया है, ताकि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो सके। लेकिन दोस्तों, सुनवाई के बाद जब फांसी का नंबर आता है तो उसमें देरी क्यों होती है? यदि एक अपराधी के मानवाधिकार है तो एक पीड़ित के भी तो होने चाहिए। मेरे विचार में तो होने चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में इतना।